अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ईद में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं और लोगों का जो तांता है वो मवेशी मंडियों के बाहर जो है वो भरा हुआ है। लोग तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उस तरीके से ख़रीदारी नहीं हो रही। सबसे इम्पॉर्टेंट वजह क्या है? महंगाई की सूरत हाल। एक जानवर जिसको हम नॉर्मल एक घर में बकरा जो है अगर वो आता है तो उसकी कीमत 90,000 से लाख रुपए के करीब है। और ये से मैं आपको बता रही हूँ कि स्टार्टिंग है इस ये कीमत जो है, और फिर जाती है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख और गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो एक फैमिली जो कि एक नॉर्मल बजटेड फैमिली है कैसे अफोर्ड कर सकती है? उसका मुतबादिल है कि आप लोग हिस्से ज़्यादा से ज़्यादा डाल लें, और हिस्सों की जो तादाद है उसमें आपको मिल जाएगा 40,000 का हिस्सा, 23,000 का हिस्सा, 35,000 का हिस्सा। तो एक तो ये वजह है, मगर दूसरी वजह ये है कि ख़रीदार भी हैं, जानवर बहुत खूबसूरत जो हैं वो मवेशी मंडियों में हैं इस वक्त। मगर आखिरी 2 दिन रह गए हैं, और आखिरी 2 दिन लोग इसलिए भी ज़्यादा रुख करते हैं क्योंकि बार्गेनिंग ज़्यादा हो जाती है, भाव ताव का जो हिसाब है वो बेहतर हो जाता है। आखिरी दिन होते हैं, व्यापारी जो हैं मुख्तलिफ जगहों से जो रुख करते हैं मवेशी मंडियों का, तो सोचते हैं कि वापस जब घर जाएं तो एक अच्छी रकम लेके जाएं ताकि उनकी ईद भी अच्छी गुजरे। तो इस नॉर्मली ये सिलसिला देखा गया है, मगर फिर भी हमने सोचा कि हम आज अपने डिफरेंट नुमाइंदों से पूछें कि मवेशी मंडियों में इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितने का बकरा जो है या बैल जो है उसकी स्टार्टिंग प्राइस है और कहाँ तक जा रही है। और ख़ास तौर पे बच्चे जो है इस वक्त बज़िद होते हैं, जैसे मेरे घर में भी बच्चे बज़िद थे कि पहले लेकर आएँ जानवर को, पहले लेकर आएँ ताकि थोड़ा सा खेलें। और कहते हैं ना कि फेस्टिविटी होती है, एक नेपिटल होता है हमारा कि उसको हमने चारा भी खिलाना है, अपने लॉन में भी उसको लेके जाना है, घर से बाहर भी लेके जाना है, और लोगों को भी दिखाना है कि हमारा तो ब्राउन कलर का बकरा है या हमारा ब्लैक कलर का बकरा है। या आजकल आपको पता है कि वो राजनपुरी बकरे जो है सफ़ेद रंग के पिंक लिप्स के साथ बहुत ज़्यादा जो है प्यारे लगते हैं, और ऑलरेडी वो बहुत महंगे होते हैं मगर खूबसूरती उनकी अरूज पे होती है। हर खूबसूरत चीज़ को अट्रैक्ट किया जाता है। ऑब्वियसली क्यों नहीं, ये कुर्बानी का मौका ही ऐसा है, कुर्बानी की एक फेस्टिविटी ऐसी है। और ये भी कहा जाता है, हमारे इस्लाम में भी यही है कि कुर्बान जानवर वो कुर्बान करे जो कि वाकई अच्छा हो और ख़ूबसूरत लगे, ऐसी चीज़ जो कि आपके दिल के करीब हो। तो ये नहीं होना चाहिए कुर्बानी का मकसद भाई जो भी उठा के लिया उसको कुर्बान कर दो। कुर्बानी देख के करनी चाहिए, इससे मोहब्बत बढ़ती है, सार बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है, और ख़ास तौर पे उन तमाम लोगों तक हम लोग जो हैं वो गोश्त पहुंचाते हैं जो कि पूरा साल इस नेमत से महरूम होते हैं। तो व्यूअर्स, कुर्बानी का मकसद तो ये था, मगर हमने सोचा कि हम लोग जो हैं कि अब सूरत हाल के हवाले से देखें कि मंडियों की सूरत हाल क्या है, कीमतों में क्या तब्दीली आई है कि लोग अभी बज़िद हैं कि उन्हें तो लाखों में जानवर देना है। तो हम सबसे पहले रुख करते हैं पेशावर का, जहाँ से हमारे नुमाइंदे अब्दुल क़य्यूम हमें जो हैं वो अपडेट करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे लाहौर, उसके बाद हम जाएंगे कराची और फिर इस्लामाबाद। तमाम शहरों से आज हम मंडियों की सूरत हाल के ऊपर जो है अपडेट्स लेंगे और देखेंगे कौन सी जो मंडी है ज़्यादा अच्छी है, इक्विप नज़र आ रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो पंजाब गवर्नमेंट ने की है उसके बारे में बात करूँगी। पंजाब गवर्नमेंट ने जानवरों की सेहत याबी के हवाले से जो है अल्ट्रासाउंड मशीन्स रखी हैं, और इसके साथ साथ जो है ये भी देखा गया है कि कोई जानवर बीमार है या लागर है तो उसको जो है वो ना बेचा जाए। तो अब्दुल क़य्यूम साहब जो हैं वो हमारे साथ पेशावर से मौजूद हैं। जी अब्दुल क़य्यूम साहब, क्या सिचुएशन इस वक्त मंडी की? जी है ना, बिल्कुल। इस वक्त हम पेशावर की जो सबसे बड़ी मवेशी मंडी है, रिंग रोड पर वाक़ है, उसके अंदर हम मौजूद हैं। और यहाँ पर ईद उल अज़हा के हवाले से जानवरों की खरीदो फरोख्त की जाती है। रेट्स की अगर हम बात करें तो पिछले साल की निस्बत जो है साल काफ़ी इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लोग जो है वो बड़ी तादाद में आए हुए और अपने लिए मनपसंद जो कुर्बानी का जानवर है वो खरीद रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ जो खरीदार है वो भी मौजूद है, और जो व्यापार है वो भी मौजूद है। उन दोनों के साथ बात करेंगे कि सूरत हाल क्या है, रेट्स क्या चल रहे हैं, और कुर्बानी का जानवर जो है लोगों ने खरीदा भी है कि नहीं खरीदा। अच्छा जी, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा और फिर ये बताइएगा कि रेट्स क्या चल रहे हैं।
हमारा नाम मोहम्मद शुएब है। आवाज रेट महंगे इतना नहीं है, महंगाई की वजह से। महंगाई को देखो तो ये बहुत थोड़ा है, महंगाई नहीं है इसे। तो कितने का है रेट? रेट तो बस मुनासिब है। नहीं, 1 लाख का है, 2 लाख का है? 5 लाख, 6.5 लाख, 7 लाख, 4 लाख पर बच्चे मिलते हैं। अच्छा, ये कम नहीं है? ये कम नहीं है। महंगाई को देखो कितने महंगाई है। पेट्रोल देखो, किराया इधर से आता है पिशावर तक तो 1,80,000 रुपये उधर मजदा लगते हैं, तो ये किधर चलते हैं? उस पर डालते हैं, चारे डालते हैं और चारे वगैरह देखिएगा तो इसका रेट बड़ा नहीं है। मतलब आपका मतलब ये है कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो बढ़ी है और उसकी वजह से। हाँ, अच्छा जी, महंगा है। अच्छा जी, जी बिल्कुल, आपने देखा कि यहाँ पर जो व्यापारी है वो कह रहे हैं कि ये तो महंगी नहीं है, कीमतें लाखों में है 3 लाख से शुरू हो जाता है और फिर इसी तरह 5 लाख और 10 लाख, इवन 15 लाख रुपए जो है वो भी इसी मंडी के अंदर आपको कुर्बानी का जानवर जो है उसकी कीमत देखने को मिलेगा। हमारे साथ यहाँ पर कुछ खरीदार भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइएगा, कहाँ से आए हैं? वालेकुम सलाम, मेरा नाम उम्मीद वली है, पेशावर से मेरा ताल्लुक है। अच्छा, ये बताइएगा कि कब से घूम रहे हैं थोड़ा सा? सर हम तो आज ही निकले, तो मार्केट का अंदाजा जो लिया है तो मार्केट में माल महंगा इतना है या नहीं है, लेकिन इतने गाहक जो है ना इतना ज्यादा नहीं है। रश पिछले साल की निस्बत इतना रश नहीं है। तो क्या वजह हो सकती है? तो वजह मुल्क में मतलब ये मुल्क की हालात की वजह से जो महंगाई चल रही है, मसले मसाइल बहुत ज्यादा है लोगों को, तो इस वजह से बहुत से लोग जो है ना वो कुर्बानी करने से, पिछले साल जो लोग कुर्बानी करते थे उसमें बहुत से लोग अभी है कि वो कुर्बानी करने से कासिर है। तो यही वजह हो सकती है, क्योंकि पिछले साल जब हम निकलते थे तो इन दिनों में बहुत ज्यादा रश हुआ करता था, और आज पहली दफा हम मंडी पे निकले तो इतना रश नहीं है वो पिछले साल की निस्बत। तो आप मंडी के अंदर घूमे फिरे हैं, रेट्स बताइएगा कितने से जो है जानवर शुरू हो जाता है? रेट जो अच्छे जानवर है उसका रेट तो 5-6 लाख से ऊपर है, और जो छोटे जानवर है उसका रेट 4-4.5 लाख, 3.5 लाख, तो यही रेट चल रहा है। तो रेट अभी भी ज्यादा है, लेकिन इस तरह है कि पिछले साल जो रेट चलते थे तो उसके मतलब उसको अगर देखा जाए तो ये रेट फिर मुनासिब इतने ज्यादा नहीं है। तो आपने अभी खरीदा है कि नहीं? अभी मजीद कुछ लिया तो नहीं है, लेकिन देख रहे हैं इंशाल्लाह। ऐसा न हो कि रह जाए बाद में। नहीं रहेगा तो नहीं, इंशाल्लाह करेंगे, लाजमी करेंगे, लेकिन देखें कोई वारे का माल मिल जाए तो इंशाल्लाह लेंगे। फिर वैसे इरादा है छोटे जानवर का या बड़े जानवर? बड़े जानवर का इरादा, इंशाल्लाह बड़ा करेंगे। अच्छा जी, आपने देखा कि यहाँ पर जो खरीदार है वो भी मवेशी मंडी के अंदर आए हुए और यही कह रहे हैं कि हम जो है देख रहे हैं कि अपने लिए कोई मुनासिब सा जो कुर्बानी का जानवर है वो देख सके और उसकी खरीदारी कर सके। यहाँ पर जो व्यापारी है उनका कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल इसकी जो कीमतें हैं वो इसलिए भी ज्यादा हुई है कि जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो डबल से भी ज्यादा जो है वो उस पे आता है और यही वजह है कि उसकी कीमतें ज्यादा हो गई है। इसी तरह चारे और दीगर जो रेंट है, किराया है जगह मंडी में, उसमें भी इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब जो खरीदार है वो भी यही कह रहे हैं कि रश जो है वो उसी तरह नहीं है जिस तरह पिछले वक्तों में हुआ करता था। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि लोग है देखते हैं जानवरों को, लेकिन जो है कीमतों में ज्यादा होने की वजह से सिर्फ पूछते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो अभी देखना होगा कि जो लोग हैं वो अपने लिए मनपसंद जो जानवर है वो खरीदने में कामयाब होते हैं या वापस खाली लौट जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम आपका, हमें आप पेशावर से अपडेट कर रहे थे। देखा कि सिचुएशन जो है पेशावर में क्या है, लोग हैं मगर बहुत कम हैं क्योंकि ऑब्वियसली महंगाई की सूरत हाल आपने देखा है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है वो कितना ज़्यादा जो है जानवर जो है महंगा है, और फिर उन्होंने व्यापारी ने भी बताया कि किस तरीके से वो दूर दराज के इलाकों से आए हैं, पेट्रोल बहुत एक्सपेंसिव है। और उसके बाद ये भी कहते हैं कि जानवर को बचपन से पालते हैं, बहुत खर्चा आता है उसके ऊपर, और जब खर्चा आता है तो ऑटोमेटिकली उनका भी होता है कि उनको कुछ तो नफ़ा हो। तो ये ईद का मौका होता है, पूरा पूरा साल वो जानवरों को देखभाल कर रहे होते हैं और सिर्फ ईद कुर्बान के लिए वो लेकर आते हैं।
तो नफ़ा जो कमाना उनका हक है। तो व्यूअर्स, ये तो सिचुएशन थी पेशावर के हवाले से। ज़ाहिर है वहाँ जो है वो बड़ा जानवर जो है उसकी ज़्यादा डिमांड होती है, लोग ज़्यादा पसंद भी करते हैं, बांटा भी ज़्यादा जाता है, खाते भी ज़्यादा हैं। तो बैल हो, गाय हो, तो वहाँ के ज़्यादा ख़रीदार हमें देखे कि उस तरह उनका रुझान जो था वो बड़े जानवर की तरफ था। तो बाकी शहरों में जो सिचुएशन है हम उसको भी अपडेट करेंगे और अपने नुमाइंदों के पास जाएंगे ज़रूर। तो व्यूअर्स, ईद उल अज़हा है, आप लोगों ने जानवर जो बिल्कुल कुर्बान तो करना है, मगर उसके साथ साथ ये ज़रूर देखना है कि आपने सफाई का बहुत ख्याल रखना है, सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखना है। और हमारा मुल्क है, हमारा शहर है, और आलाइशें उसकी जो हैं वो बिल्कुल वेस्ट मैनेजमेंट को दें प्लीज़, या पैक करके एक प्रॉपर प्लास्टिक में पैक करके उसको उस जगह पे डंप करें जहाँ SOPs हैं, जहाँ गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स दिए हुए हैं, वहाँ जाके आप डंप करें ताकि ना स्मेल आए, ना वो चीज़ डिके हो, ना उससे जो है पूरे मोहल्ले में आपने देखा एक स्टिंग सी होती है ब्लड की। इसके साथ लोग जो हैं अपने घरों के बाहर तो सफाई कर देते हैं अपने अपने घरों की, लेकिन जो इर्द गिर्द के प्लॉट्स हैं, खाली जगह है, उस पर देखा होगा आपने एलाइशियों का अंबार लगा होता है, और ये भी नहीं देखा जाता एलाइशियाँ आपने जो है वैसी की वैसी सड़कों पर आपने फेंकी हैं। प्लीज़ मेक श्योर यू डू दैट बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये शहर हमारा है, इसको साफ़ करना भी हमारा हक है, और ये सिर्फ साफ़ सुथरा पंजाब का हक नहीं है कि वो जो है वो सिर्फ वही उसको मैनेज करें। तो ये हमारा काम है, हमने इसको जिस तरह मैनेज करना है। तो व्यूअर्स, हमने छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, अपने दूसरे शहरों की तरफ रुख करेंगे कि वहाँ क्या सिचुएशन है ईद उल अज़हा के हवाले से। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। ईद उल अज़हा का मौका है, हम लोग मवेशी मंडियों से अपडेट्स ले रहे हैं। तो अब हम चलेंगे इस्लामाबाद, जहां आयशा शुएब जो है इस वक्त मवेशी मंडी में खड़ी हुई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आयशा। इस वक्त इस्लामाबाद की मवेशी मंडी की क्या सूरत हाल है? मनाने को हर कोई तैयार है। इस्लामाबाद की अगर मवेशी मंडी की सूरत हाल की बात की जाए तो हमें जितने भी ख़रीदार हैं वो मंडियों का रुख करते हुए नज़र आ रहे हैं और मनपसंद जानवर ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। मेरे साथ इस वक्त एक फ़ैमिली है, चाहूँगी उनसे बात भी करूँ और पूछूँ, क्योंकि अभी यहाँ पर इनकी तरफ से जानवर तो पसंद किया गया, साथ ही भाव ताव का सिलसिला भी जारी है। ये बताइएगा क्या कहेंगे, आज संडे है, उसका भरपूर फ़ायदा उठाया जा रहा है, जानवर ख़रीदा आपने, और साथ ही साथ क्या कहेंगे मंडी की सूरत हाल के हवाले से? बस अभी आए हुए हैं, देख रहे हैं, जानवर पसंद आया, लेकिन रेट काफ़ी ज़्यादा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो बस आज छुट्टी भी थी, तो साथ छोटे बहन भाइयों को भी लाए हैं और देख रहे हैं। अभी तक कोई वैसे डील वगैरह कोई बनी नहीं है, लेकिन क्या पता कोई बन जाए, और छुट्टी भी है और आखिरी लेके जाएंगे। बिल्कुल, चूँकि महंगाई का जो शहरी हैं वो काफ़ी गिला करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानिब जो व्यापारी हैं वो भी कहते हैं कि उनकी पूरे साल की मेहनत है, जिसकी वजह से उनको उस तरह से वो पैसे नहीं, मुँह मांगे दाम नहीं मिल रहे। लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा कमी करते हुए पैसों में नज़र आ रहे हैं। और भी यहाँ पर ख़रीदार हैं, उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे। अच्छा ये बताएँ आप, महंगाई का जिस तरह इन्होंने गिला किया, जानवर कोई पसंद आया, किसी का रेट लगाया आपने? जी 2-3 जानवर पसंद आए थे, वो बहस वगैरह की है उनसे, लेकिन यह है कि वो अभी कह रहे हैं कि 2 दिन है, तो वो कहते हैं हमारे बिक जाएंगे। बिल्कुल, भाव ताव का सिलसिला जारी है, यहाँ पर अभी जो बहस है उसका सिलसिला भी जारी है। लेकिन दूसरी जानिब अगर मंडी की सूरत हाल की बात की जाए तो मंडी में खूबसूरत बेशुमार जानवरों की भरमार नज़र आ रही है, लेकिन उसकी निस्बत ख़रीदार इंतहाई कम नज़र आ रहे हैं। जो ख़रीदार मौजूद हैं उनकी तरफ से महंगाई का शिकवा किया जा रहा है, और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि बच्चे भी वाजिद हैं, सिर्फ 2 रोज़ बाकी रह गए हैं, आज हर सूरत कुर्बानी का जानवर घर लेकर जाना है। जी थैंक यू सो मच आयशा शुएब, हमें अपडेट करती इस्लामाबाद की मवेशी मंडी से। व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से सूरत हाल है। महंगाई का दौर है और लोग जा रहे हैं, मगर अभी तक भाव ताव का सिलसिला जारी है। लास्ट मोमेंट जो होगा ना, जो आखिरी दिन रह जाएगा, इसको हम इस ईद की चांद रात नहीं होती, लेकिन मवेशी मंडियों के हिसाब से जो आखिरी चांद रात आखिरी दिन होगा उसमें बेतहाशा रश देखा जाता है। नॉर्मली जो है ये देखा गया है कि आखिरी दिन जो लोग 5-5, 6-6 दिन पहले आए होते हैं व्यापारी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, वहाँ आके उन्होंने पड़ाव डाला होता है, रह रहे होते हैं, जानवर लेकर आए होते हैं। गर्मी आपको पता है बहुत ज़्यादा है, जानवरों के बीमार होने का भी खदशा है, तो लोग फिर उनको थोड़े बहुत सस्ते दामों में दे जाते हैं।
ऐसा भी देखा गया है कि समटाइम्स जो है वो नुकसान में भी दे जाते हैं कि कोई बात नहीं, जाके जो है उनको जो है थोड़ा सा जो मुआवजा मिले वो अपने घर वापस लेके जाएं ताकि उनके बच्चे भी ईद की खुशियों को जो है सेलिब्रेट कर सकें। तो हमने देखा कि पेशावर की सूरत हाल जो आपने देखी है, पेशावर में भी यही मसला है कि लोग हैं मगर रेट बहुत ज़्यादा है, भाव ताव कर रहे हैं, अभी तक डील्स उनकी नहीं बन रही और कुछ लोग जो हैं वो पहले ही, बहुत पहले, ईद से तकरीबन 20-25 दिन पहले ही जो है जानवर ख़रीद लेते हैं। वो इसलिए ख़रीदते हैं क्योंकि जानवर सस्ता होता है और थोड़ा सा उनको मुनासिब कीमत में मिल जाता है और फिर वो अपने अपने फार्म हाउसेस में रख लेते हैं या ऐसे कोई जो इज्तमाही घर होते हैं, जो बड़े घर होते हैं, वहाँ बांध देते हैं ताकि मसला कम हो। जो लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं या छोटे घरों में रह रहे हैं, उनका बहुत मसला है जानवर को लेके जाना, फिर बांधना, फिर उनकी देखभाल करना। अभी मैं एक बड़ी ज़बरदस्त सोशल मीडिया पे जो एक क्लिप देख रही थी, माँ कह रही थी बच्चों को भी पालूं, मवेशियों को भी पालूं, उन बच्चों को भी खिलाऊं, मवेशी को भी खिलाऊं। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा मसला वो कह रहे हैं कि एक तरह से जो बोझ है वो बढ़ गया हुआ है। तो व्यूअर्स, दूसरी बात ये है कि जानवर जो हैं वो भी ज़्यादा, आपको पता है, मुतासर हो रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बीमार भी हैं। और हम लोगों ने पहले भी एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने वेट स्पेशलिस्ट को बताया था कि उन्होंने बताया था कि किस तरीके से अपने जानवरों का हमने ख्याल रखना है। तो आज भी हमने सोचा कि हम लोग वेटनरी डॉक्टर का रुख करते हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं, डॉक्टर जासिर आफ्ताब साहब हमारे साथ इस वक्त वीडियो लिंक में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जासिर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ईद का मौका है, शदीद गर्मी है, जानवर पर किस तरीके से असरअंदाज हो रही है, क्या असर पड़ सकता है और क्या पड़ रहा है? जी देखें, ईद उल अज़हा में अभी दो दिन रह गए हैं और लोग जानवर की खरीदारी भी कर रहे हैं। और इसमें जो इस दफ़ा चूँकि गर्मी का मौसम है तो इसमें एहतियात भी ज़रूरी है। इसमें जो है वो डेफिनेटली गर्मी ज़्यादा है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि जब आप जानवर को घर में लाते हैं तो इसमें जानवर के लाने से पहले जो जानवर को बांधने का मुनासिब इंतज़ाम कर लिया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि हम मंडी से जानवर ले आते हैं और स्पेशली जब बड़ा जानवर होता है तो उसमें जब वो घर में या आपके मोहल्ले या गली में जानवर पहुंच जाता है तो वहां पे जानवर को संभालने का मुनासिब इंतजाम नहीं होता जी। तो इसलिए जो लोगों को चाहिए कि जब आप जानवर खरीद लेते हैं तो उसके बाद आप उससे पहले ही उसका मुनासिब इंतजाम कर लिया जाए। दूसरी जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, चूँकि गर्मी ज़्यादा है तो इसलिए जानवर के लिए बांधने के लिए ऐसी जगह का इंतज़ाम किया जाए जो सायादार हो और हवादार हो। क्योंकि अगर शेड नहीं होगी जानवर के ऊपर, धूप में जानवर को बांधा जाएगा या किसी ऐसी जगह पे बांधा जाएगा जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, हवा का गुजर नहीं है, तो वो जानवर जो है वो उसके लिए नुकसानदेह है और उसको बहुत से मसाइल का। साहब, इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि खरीदते वक्त जानवर की सेहत की पहचान किस तरीके से कर सकते हैं? कैसे पता लग सकता है कि ये जानवर है, ये सेहतमंद है कि नहीं? देखें, उसमें सबसे पहले तो इस पहलू का ख्याल रखना चाहिए कि आप जब जानवर की खरीदारी करने जा रहे हैं तो तरजीहन जो है वो दिन के वक्त जाएं, दिन की रोशनी में जाएं, क्योंकि उस वक्त गर्मी का मौसम है, लोग तरजीह ये देते हैं कि रात को जाया जाए। तो रात को इंतज़ाम तो होता है लाइट का, लेकिन उसमें जो है वो आप वाज़े तौर पर देख नहीं पाते। तो जब भी आप जानवर लेते हैं उसमें ज़रूरी है कि आप ऐसा जानवर लें जो कि चुस्त हो, जो मूव कर रहा हो। क्योंकि आम तौर पे मंडी के अंदर जो जानवर लाए जाते हैं वो ईद के लिए होते हैं, तो उनमें बहुत कम ऐसी सूरत हाल होती है कि कुछ जानवर ऐसा हो जो कि बिल्कुल बीमार हो या जो बहुत बिल्कुल लागर हो जी। इसलिए मजमूई तौर पर जानवर बेहतर होते हैं। बाकी डेफिनेटली जानवरों ने ट्रैवल किया होता है, उसका एक स्ट्रेस होता है, फिर आपका एनवायरनमेंट भी चेंज हुआ होता है, गर्मी भी होती है, तो उसमें जो है वो आप चुस्त और जो मूव कर रहा है जानवर और जो आपको लग रहा है कि वो एक्टिव है वो जानवर खरीदें। अच्छा, इसके अलावा वो ये भी बताइएगा कि वो दांतों से कैसे पहचान करते हैं, कान से कैसे पहचान करते हैं, वो गले के नीचे भी मतलब कि चेक करते हैं कि ये जानवर ठीक है कि नहीं है, कुछ इसके हवाले से भी बताएं।
देखिए, जानवर की खरीदारी में जो कुछ शरई पहलू भी होते हैं, जिसमें ये देखना होता है कि जानवर जो है वो शरई लिहाज से कुर्बानी के काबिल है। उसमें जो है वो बकरे की अलग उम्र है, बड़े जानवर की अलग उम्र है। तो उस सिलसिले में कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी आप जानवर खरीदने जा रहे हैं तो उसमें अपनी फैमिली में, अपने दोस्त में, किसी दोस्त अहबाब में से किसी ऐसे शख्स को साथ ले जाएं जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जानवर की खरीदारी का, या वो जानवर को जो है वो उसकी पहचान रखता हो। इसमें मजमूई तौर पे जब आप मंडी के अंदर जब आप मूव कर रहे होते हैं तो वहां पे आपको जानवरों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद होती है। तो उसमें जो है वो आपको ये इस पहलू को मद्देनजर रखना चाहिए कि जानवर आप जो भी खरीद रहे हैं वो शरई लिहाज से जो है वो इस काबिल है, कुर्बानी हो रही है नहीं हो रही। मजीद इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि मंडियों में महकमा लाइव स्टॉक के जो कैंप्स है वो मौजूद है। तो अगर आपको जो है वो किसी जानवर की खरीदारी के बारे में कहीं उसमें कोई शक हो रहा है कि जानवर की सेहत में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जानवर बीमार तो नहीं है, तो आप जो है वो मंडी में उसमें देख सकते हैं। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो गर्मी का मौसम है, जिसमें जो सबसे अहम चीज वो ये है कि आप जब जानवर को घर में लाते हैं तो जानवर के लिए एक तो सायादार जगह का इंतखाब जो है वो पहले बताया, बट इसके अंदर जो दूसरी अहम चीज ये है कि वो आप जानवर को जो ताज़ा पानी है उसकी फराहमी जो है वो जरूरी रखें। जानवर को आप ताज़ा पानी जो है वो पिलाते रहें, क्योंकि लोग चूंकि जानवर को बांध देते हैं और फिर जानवर के पानी पीने का ख्याल नहीं रखा जाता, या पानी जो है वो गर्मी का मौसम है, टैंकी के अंदर जो पानी जमा होगा वो गर्म होगा और पाइप नहीं होगा। तो आप जानवर को ताज़ा पानी जो है मुहैया करें और उसको कोशिश करें कि जानवर के सामने हर वक्त पानी मौजूद हो ताकि वो अपनी मर्जी से पानी पी सके। दूसरा जो लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि जानवर जब घर लाते हैं तो वो अक्सर जो है उसको थोड़ा बहुत बुखार हो जाता है या उसका पेट खराब हो जाता है। तो उस सिलसिले में कोशिश करनी चाहिए कि आप जानवर को जो ताज़ा चारा खिलाएं और उसके साथ जो है ये जो दालें और चने और इस तरह की जो चीजें हैं वो खिलाने से अवॉइड करें। और इसमें बेहतर हल ये होता है कि आप जिस व्यापारी से जानवर खरीद रहे हैं उससे इस बारे में मालूमात ले लें कि ये जानवर पहले क्या खाता रहा है, ताकि आप अकॉर्डिंगली उसी तरह की जो खुराक है उसका इंतजाम कर सकें। और इसमें दूसरा पहलू ये है कि कुछ लोग जब घर में आता है तो बच्चे जो है वो जो खुद खा रहे होते हैं वो जानवर को भी खिला देते हैं, जो खिलाया जा रहा होता है, चॉकलेट्स भी खिलाई जा रही होती है, फिर दूध सोडा पिलाया जा रहा होता है, शरबत और इस तरह की चीजें, और इवन के लोग जो है वो ये सॉफ्ट जो ड्रिंक्स है वो भी जानवर को पिलाने की कोशिश करते हैं। इन चीजों से जो है वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो जानवर के लिए मुनासिब नहीं है। उसमें जानवर को जो है वो मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज हम ऐड करते चलें। डेफिनेटली जब आप जानवर को संभाल रहे होते हैं तो ईद के ऊपर जो है वो कुछ पहलू है उनको मद्देनजर रखना भी जरूरी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे यहाँ हर साल बहुत बड़ी तादाद में जो कुर्बानी की खालें हैं वो जाया हो जाती हैं। कुछ फैक्टर ये होता है कि जो पेशेवर और अनाड़ी और जो सीजनल जो कसाई हैं उनका इंतखाब किया जाता है, वो खालों को कट्स वगैरह लगा देते हैं। फिर हमारे घर में जिन फैमिलीज के अंदर एक ट्रेडिशन होता है जानवर खुद ज़िबा करने का, उसमें भी हर एक को शौक होता है कि वो खाल खुद उतारे और उसमें जो है वो खाल का नुकसान हो जाता है। इसके साथ साथ चूंकि गर्मी का मौसम है तो इसमें कोशिश करनी चाहिए कि आप खाल को किसी शॉपिंग बैग के अंदर जो है वो डाल के ना रखें या उसको लपेट के ना रखें। जासिर साहब, आप ये बताइएगा कि खालों पे नमक लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि आप खाल को हवादार जगह पे फैला के रखें और खाल के ऊपर जो अंदर की साइड पे नमक का छिड़काव कर दें या नमक का जो पानी बनाकर उसको आप स्प्रे कर दें, और उससे ये फायदा होगा कि जो खाल है उसका जो खराब होने का अंदेशा कम से कम होगा। और खाल को शॉपिंग बैग या जो आपकी बोरी या तोड़े वगैरह में वो हरगिज ना डालें, और कोशिश करें कि खाल जिस तक भी पहुंचानी है वो जल्द से जल्द पहुंचा दी जाए, क्योंकि उन लोगों को खालों की हैंडलिंग का प्रोसेस पता होता है वो थैंक यू सो मच। डॉक्टर जासिर आफ्ताब वॉज विद अस, वेटनरी एक्सपर्ट। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीका है कि किस तरीके से जो है हमने जो है जानवर का ख्याल रखना है और जानवरों के लिए क्या क्या खुराक मुहैया करनी है। आपको सब हमने अपडेट्स दे दी हुई हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप लोग हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक व्यूअर्स। ईद में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं तो मुल्क भर में मवेशी मंडियों की खरीदार जो है वह खरीदारों का जो है तांता बंधा हुआ है। व्यापारी वहाँ बैठे हुए हैं, मगर बात यही है कि अभी तक भाव ताव के चक्कर में जो है कुछ ख़रीदारी हो चुकी हुई है। कुछ लोग अभी तक जो है वो इस इंतज़ार में कि कब उनको अच्छा खासा जो है डिस्काउंट मिल जाए, क्योंकि महंगाई का इस दौर में एक भी जानवर जो है वो लाख रुपए से कम नहीं आता, और वो भी उसमें एक बकरा है जिसकी जो सेहत है वो कोई बहुत तगड़ा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सेहत का जो बकरा है वो जो है वो लाख रुपए में मिलता है। तो लाहौर की मवेशी मंडी की क्या सूरत हाल है, क्या लोगों का रश दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को सेल्फीज भी बनाने का बहुत शौक है और हमने देखा कि बहुत सी वीडियोस सोशल मीडिया में बकरों के साथ लोगों ने ली हुई हैं। और कहते हैं ना कि प्यार मोहब्बत बहुत होता है, मगर घर लाने का जो एक मरहला है उसको हम जो है वो भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो हमारे जो नुमाइंदे हैं अब्दुल रहमान लाहौर से जो है हमें अपडेट कर रहे हैं। जी अब्दुल रहमान, क्या सिचुएशन है इस वक्त लाहौर की मंडी की? आज बिल्कुल सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए सिर्फ 2 रोज़ बाकी हैं और ईद उल अज़हा की तैयारियाँ जो हैं वो लाहौर की मंडियों में नज़र आ रही है। मैं इस टाइम पे लाहौर की शाहपुर खानजा मवेशी मंडी पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मुस्तकिल मवेशी मंडी लगती है। इसके अलावा 4 आरजी मंडियाँ लाहौर में और भी लगाई गई हैं और बड़ी खूबसूरत मवेशी जो है वो मंडी में देखने में नज़र आ रहे हैं। बड़े जानवरों की बात की जाए तो ब्राह्मण नस्ल के बैल और दीगर इलाका जात जिस तरह बाग नाड़ी के बैल यहाँ पर दिखाई जा रहे हैं, फतेह जंग के हैं, साई वाली नस्ल के हैं। आपको मेरे कैमरामैन अगर दिखाएं तो ये एक बड़ा ही खूबसूरत छोटा सा गोल मटोल सा मवेशी यहाँ पर व्यापारी लेके घूम रहे हैं और व्यापारियों की जानिब से इस तरह के मवेशियों की जो डिमांड है वो 12 से 13 लाख रुपए की जा रही है, जबकि शहरियों का शिकवा है कि व्यापारी जो है वो कीमतें ज़्यादा मांग रहे हैं। और जबकि व्यापारियों की जानिब से सुना जाए तो वो कहते हैं कि जैसा मवेशी है उसके वैसे ही जो है वो दाम मांगे जा रहे हैं। और यहाँ पर अगर आपको मेरे कैमरामैन दूसरी जानिब दिखाएं तो हद निगाह तक जो है वो मवेशी नज़र आ रहे हैं और व्यापारी दिखाई दे रहे हैं, ख़रीदार नज़र आ रहे हैं, भाव ताव चल रहे हैं मार्केट्स में। और ज़्यादातर जो लोगों का रुझान देखने में नज़र आया है वो इस बार बड़े जानवर की तरफ रुझान ज़्यादा है। और इस मंडी के अगर मैं इंतज़ामात के हवाले से बात करूँ, सिक्योरिटी के भी भरपूर इंतज़ामात किए गए हैं व्यापारियों के लिए, मवेशियों के लिए पीने के साफ़ पानी के भी इंतज़ामात हैं। और ख़ास तौर पर जो एक बड़ा अहम मसला देखने में नज़र आता है वो लोडिंग अनलोडिंग का होता है मवेशियों की। वो भी यहाँ पर बाकायदा ट्रक्स, आपको अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं दूसरी जानिब तो ट्रक्स लगाए गए हैं जहाँ से मवेशी बआसानी जो है वो ट्रक्स में लोड करके ले जाया जा सकता है। और इसके अलावा जो है बकरों की अगर हवाले से बात की जाए तो बकरों की भी जो है वो इसी तरह डिमांड्स की जा रही हैं, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। और जबकि अगर बड़े जानवर की बात की जाए तो जिस तरह का जानवर है जितना खूबसूरत उसके पैसे भी इतने ही खूबसूरत हैं। और शहरियों का ज़्यादातर यही सुनने में नज़र आया है कि जो बजट है वो कहते हैं कि 2.5 से 3 लाख रुपए है। और जबकि 2.5 से 3 लाख रुपए वाला मवेशी जो है वो व्यापारी 5 लाख रुपए उसकी कीमत मांग रहे हैं। और व्यापारियों की जानिब से सुना जाए तो वो कहते हैं कि जानवर पर लागत इतनी आती है, उसको खुराक ऐसी दी जाती है तो उसी तरह उसकी जो है कीमत होती है। मेरे कब में आपको अगर ये जानवर नज़र आ रहा है तो व्यापारी की जानिब से इस जानवर की कीमत जो है वो 2,80,000 रुपये मांगे जा रहे थे। और जबकि जो शहरी सौदा करने के लिए आए वो 2 लाख रुपए तक इसका ऑफर कर रहे थे, लेकिन व्यापारी रजामंद नहीं थे देने पे। दूसरी जानिब अगर आपको मेरे कैमरामैन दिखाएं कैमरा पैन करके तो बड़े खूबसूरत ऑस्ट्रेलियन नस्ल के जो है क्रॉस जानवर भी यहाँ पर लाए गए हैं और जिनकी कीमतें जो हैं वो लाखों में, 20-20 लाख, 25-25 लाख। और दूसरी जानिब जो शेड्स लगाए गए हैं यहाँ पे बाकायदा कैटल फॉर्म्स के नायाब नस्लों के जो हैं बड़े ही हसीन जानवर लेके आए गए हैं। और जिस तरह जो है वो बात वही है कि जिस तरह जानवर वैसे ही पैसे मांगे जा रहे हैं। दुम्बे जो हैं इस बार वो मार्केट में कम देखने में नज़र आ रहे हैं, जबकि छतरा, बकरे और बड़े मवेशी जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। और ऊँटों की अगर बात की जाए तो ऊँट भी जो है वो 12-15 लाख रुपए आस्किंग प्राइस ऊँटों के हवाले से की जा रही है। और एक नॉर्मल छोटा ऊँट जो है वो 5 से 7 लाख रुपए का मार्केट में दस्तयाब है। गुज़िश्ता रात के हवाले से अगर मज़ीद बात करूँ तो रात को जो है वो डिमांड ज़्यादा की जा रही थी और शहरियों ने बड़ा ही जोशो खरोश दिखाया मवेशी ख़रीदने में। और रात के वक्त जो इस मंडी में पैर धरने की जगह मौजूद नहीं थी, शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी। और इस टाइम पे रश कुछ कम देखने में नज़र आया है, यानी कि ऐसा महसूस हो रहा है कि रात को जो है शहरी वो मवेशी ख़रीद चुके हैं और लाहौरी जो हैं वो ईद की तैयारियों में लगे हुए हैं। और दूसरी जानिब जो है मवेशी ख़रीदने के साथ साथ मवेशियों के बनाव सिंगार भी किए जा रहे हैं।
खूबसूरत जो है उन्हें ताज पहनाए जा रहे हैं, झालरें पहनाई जा रही हैं, उनके पाँव में छनकारें बांधी जा रही हैं, यानी कि मवेशी जब गुजरे तो वो सबको अपनी तरफ जो है खींचे, अट्रैक्ट करे। और इसी तरह व्यापारी बेचने के लिए जो है वो तको-दो कर रहे हैं, अपने मवेशियों को खूबसूरत तैयार कर रहे हैं। और आज लाहौर में जो है वो मुख्तलिफ मंडियाँ जिस तरह सजाई गई हैं, शहरियों की बड़ी तादाद ने रुख किया। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, हमें लाहौर की मवेशी मंडी से अपडेट कर रहे थे। आपने देखा है कि मिक्स्ड किस्म के रिएक्शंस हैं, मिला जुला रुझान देखने में आया है। कुछ लोग जो हैं वो 8 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए का जानवर भी अफोर्ड कर रहे हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए लाख रुपए का जानवर अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया है। पिछले सालों में हमने देखा कि जानवर की, एक नॉर्मल जानवर की कीमत 60,000 70,000 80,000 रुपए से शुरू होती थी, मगर बदलते वक्त के साथ साथ जिस तरह महंगाई ने जो है वो अपना दौर दौरा किया है, वैसे ही जानवर भी बहुत ज़्यादा जो है महंगे हो चुके हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूज़। ईद की तैयारियां अरूज पर हैं, हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं, मगर ख़वातीन की तैयारियां जो होती हैं वो लास्ट मिनट तक होती हैं। सबसे ज़रूरी होता है कि गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में अच्छा कैसे लगना है, अपनी स्किन को नरिश कैसे रखना है, चेहरे को साफ़ कैसे रखना है। और आपको पता है गर्मी की वजह से अक्सर ब्लेमिशेस पड़ जाते हैं, स्किन डल हो जाती है, रफ़ हो जाती है, पोर्स खुले हुए नज़र आते हैं और निशान जो होते हैं बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं क्योंकि धूप का फैक्टर होता है। तो हम इन सब चीज़ों को छुपा कैसे सकते हैं? कौन सी ट्रीटमेंट्स ऐसी कराएं जिससे हमारी स्किन बिल्कुल कहते हैं ब्लेमिश फ्री लगे, प्लम्प लगे और बिल्कुल रेडिएंट ग्लो आए। बहुत से मार्केट में फेशियल्स अवेलेबल हैं, मगर हमें ये नहीं समझ आती कि हमने कौन सा कराना है, स्किन टाइप के लिहाज से, मौसम के लिहाज से और इवेंट के लिहाज से हमें कितने दिन पहले जो है फेशियल्स लेने चाहिए, ट्रीटमेंट्स लेने चाहिए, प्रोसीजर्स लेने चाहिए और हमारी डेली रूटीन, डेली केयर जो है समर्स में क्या होनी चाहिए। आज हम तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और हमें ज्वाइन किया है डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, प्रोसीजर्स भी करती हैं, डॉक्टर मानूर रियाज ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहिबा, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रोसीजर्स कर रही होंगी, आपको पता है 2 दिन ईद में रह गए। हाँ जी, बिजी और शेड्यूल सारा, हर चीज़, लेजर्स भी हो रहे होंगे, ट्रीटमेंट्स भी हो रही होंगी, सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इन चीज़ों के अंदर अभी हमने ये चीज़ देखी है क्योंकि ऑब्वियसली ईद अप्रोचिंग है, इवेंट जब भी कोई होता है और ऑब्वियसली इस इवेंट के ऊपर आप बहुत ज़्यादा कुकिंग या किचन में भी टाइम गुजारते हैं तो कोई हम बहुत एग्रेसिव प्रोसीजर्स की तरफ नहीं जाते। और जो अगर करवाना भी चाह रहे होते हैं तो उन्हें भी ये गाइड करते हैं कि इमीडिएटली, एक तो बहुत ज़्यादा जाहिर है हम इस तरह का कोई एग्रेसिव प्रोसीजर नहीं कर सकते, सिर्फ माइल्ड फेशियल्स कर सकते हैं जिससे आपकी स्किन जो है वो सूद हो, स्किन हाइड्रेट हो, नरिश हो और उसके अंदर ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा मतलब हम उनको ऑप्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर महानूर, ये बताइएगा कि ऑब्वियसली धूप में हमने निकलना है, शॉपिंग्स भी चल रही हैं, प्रोसीजर्स हमने कराए हुए हैं, डाउन टाइम भी आता है, कितना बुरा इफेक्ट आ सकता है स्किन के ऊपर? स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा इसमें ज़ाहिर है स्किन इरिटेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा आपको देखते हैं कि मिलेगा कि इन इवेंट्स के करीब आप देखते हैं तो लोगों को अक्सर एक्नी जो है वो ट्रिगर हो जाती है या बम्प्स निकल आते हैं फेस के ऊपर। तो वो नॉर्मली इसीलिए होता है कि हम डाउन टाइम को फॉलो नहीं कर रहे होते, प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं कर रहे होते और हम उन प्रोसीजर्स के साथ जो है वो बाकी सारी चीज़ों को कैरी कर रहे होते हैं। अगर हमने देखना है कि हम अगर जाहिर सी बात है कोई प्रोसीजर लिया है तो उसके बाद कम से कम 3 डेज आपने कोशिश करनी है कि कोई भी मेकअप या इस तरह की प्रोडक्ट अपने फेस के ऊपर ना लगाएं। उसके दौरान जो ये टाइम होता है आपका हीलिंग का, इसके अंदर आपको हीलिंग क्रीम्स रिक्वायर्ड होती हैं जो कि ऑब्वियसली एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल क्रीम्स होती हैं जो कि बेसिकली आपकी उसको स्किन को कवर करके आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती हैं। सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि हम बिल्कुल ही नहीं लगाते, हम कहते हैं कि इंपॉर्टेंट है ही नहीं। स्पेसिफिकली अब ये जिस तरह ईद से रेलेवेंट भी अगर हम देखें तो जब आप कुकिंग करते हैं तो आपका पसीना भी आ रहा है और हीट भी आपकी स्किन अब्जॉर्ब कर रही है, तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम या तो टाइटेनियम ऑक्साइड बेस्ड जो सनस्क्रीन है या जो आपके क्या कहते हैं जिंक ऑक्साइड बेस्ड सनस्क्रीन है, इनका इस्तेमाल लाजमी करें। और जब आप कुकिंग करें स्पेसिफिकली उस टाइम पे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब कर रही होती है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मर्करी स्टेरॉइड क्रीम्स भी इस्तेमाल की हुई होती हैं। हमारी जो ये बेसिकली लिनेज है, जितनी भी एशियन स्किन है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमने इस तरह की क्रीम्स वगैरह इस्तेमाल की होती है
तो उसमें इट्स वेरी नेसेसरी कि आप जो है वो कुकिंग के टाइम भी सनस्क्रीन लगाएं और जब बाहर जा रहे हैं तो तब भी लगाएं। पसीना आता है, पसीने की वजह से स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी सेंसिटिव हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप देखो पसीना जो है वो इट कंटेन्स सॉल्ट्स एज वेल। जिस तरह अगर आप देखोगे किसी भी चीज़ के या स्किन के ऊपर सॉल्ट बहुत देर लगा रहे तो वो गल जाती है, ठीक है। सिमिलरली हम देखते हैं कि अगर आप बहुत टाइम इस तरह आए हैं बाहर से और इसी तरह एसी के नीचे बैठे हैं, पंखे के नीचे बैठे हैं, आपकी वो लेयर ऑफ द सॉल्ट आपके स्किन के ऊपर ड्राई हो गई है, तो ऑब्वियसली बात है दैट्स गोइंग टू हार्म योर स्किन। तो जब भी कहीं बाहर से आए या ऐसी जगह से आए, एक्सरसाइज करके आए, तो जरूरी है कि आप अपनी बॉडी को रिंस करें सादे पानी से। इट डज नॉट नीड कि आप हर वक्त एक्सफोलिएंट्स या बहुत ज्यादा फेस वॉश या बहुत ज्यादा स्क्रब्स यूज करें। आप बिल्कुल सादे पानी से उसे वॉश करें ताकि एटलीस्ट द लेयर ऑफ सॉल्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम योर स्किन। और स्कैल्प के ऊपर से भी, जिस तरह हम ये कहते हैं कि बालों को भी इसी तरह छोड़ देते हैं बहुत ग्रीसी और उसके अंदर फंगल इन्फेक्शंस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, फॉर द रीजन ऑब्वियसली कि हम उसको। डॉक्टर वानूर, बेयर स्किन जो है ऑब्वियसली सन में हम एक्सपोज नहीं कर सकते, हमारे स्किन के ऊपर जैसे कहीं ना कहीं दाग है, ब्लेमिशेस हैं, एक्ने है कहीं ना कहीं, तो क्या यूज करें? बीबी क्रीम्स लगाएं, फाउंडेशंस लगाएं, कैसे अपनी स्किन को एक इवन टोन दे सकते हैं, या कौन सा प्रोसीजर्स के ऊपर जाएं जो कि एक इवन टोन आ जाए? सबसे पहले तो आप अगर हेल्दी हैं तो आपकी स्किन हेल्दी है, ठीक है। उसमें बहुत सारे लोगों को जो ब्लेमिशेस और जो पिगमेंटेशन है, दिस इज ड्यू टू द रीजन कि उनमें आयरन की कमी बहुत ज़्यादा है। आजकल ऑलमोस्ट अगर हम 8 लड़कियां हैं ना, उनमें से अगर सबका सैंपल करवाएं तो उनमें से 8 into 1 will be iron deficient एंड विटामिन डी डेफिशिएंट। तो जब ये दोनों चीज़ें आपकी रिड्यूस्ड होंगी तो बॉडी के अंदर ऑब्वियसली बात है कि उसकी सेल्फ हीलिंग या सेल्फ क्या कहते हैं प्रोटेक्टिंग जो मैकेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। तो आयरन अगर आपका कम है तो चेक करवाएं उसको, और उसको आपने फुलफिल करना है वो ब्लेमिशेस, और आपका जो डलनेस है फेस पे से वो ऑलरेडी बेहतर हो जाएगी। दूसरा ये कि हम टिंटेड जो सनस्क्रीन्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि वो प्रोटेक्शन भी ज़्यादा देती हैं क्योंकि उनमें टाइटेनियम ऑक्साइड होता है जो कि बेसिकली आपको हेल्प करता है, जिंक ऑक्साइड होता है वो हेल्प करता है रिड्यूस करने में भी, और आपके उसको वो जो है वो पिगमेंटेशन को भी ब्लर करता है और ऑब्वियसली आपको प्रोटेक्शन भी दे रहा है। और इसके साथ अगर आप देखें प्रोसीजर्स की तरफ, तो इसमें प्रोसीजर्स में हमारे पास जो है वो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जिस तरह के हम पेप्टाइड्स के ट्रीटमेंट्स करवा सकते हैं, एक्सोसोम ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड करवा सकते हैं, विच हेल्प्स कि आपके कोलेजन या आपकी स्किन की लेयर को जो है वो डीपली नर्चर करता है, एंड इट नर्चर्स टू द पॉइंट कि जहाँ पे वो आपके मेलानिन सेल्स को रिड्यूस करता है एंड आपको एक ग्लो एंड नेचुरल जो है वो स्किन नरिश देता है। अच्छा डॉक्टर वानूर, डेली रूटीन स्किन केयर क्या होनी चाहिए? पहले क्या लगाना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर आपने मेकओवर करना है? अगर आपने मेकअप करना है तो बेसिकली मेकअप के लिए आपको पहले तो फेस वॉश करें आप, फिर उसमें मॉइस्चराइजर अप्लाई करें अपनी स्किन टाइप के मुताबिक। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें, अगर आपकी नॉर्मल स्किन है या ड्राई स्किन है तो उसमें आप उसके अकॉर्डिंगली करें। सेंसिटिव स्किन के सेपरेट मॉइस्चराइजर्स होते हैं जो कि बेसिकली उसको ब्लॉक करते हैं, और उसके अलावा फिर आप उसके ऊपर आप सनस्क्रीन लगाएंगे, प्राइमर लगाएंगे, एंड देन यू कैन डू द मेकअप। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि आप अब काफ़ी ये मसला भी है क्योंकि सोशल मीडिया पे जो चीज़ होती है लोग फिर उसको फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। हाइलुरोनिक एसिड आपको लगाना चाहिए मेकअप करने से पहले, या आपको विटामिन सी भी लगाना चाहिए मेकअप करने से पहले, उसके बाद आपको लगाना चाहिए क्या कहते हैं उसको सनस्क्रीन, और फिर मेकअप करना चाहिए। अच्छा, बेसिकली विटामिन सी जो है ना वो सन सेंसिटिव या लाइट सेंसिटिव जो है वो इंग्रेडिएंट है। इसको कभी भी आप उस टाइम में नहीं लगाएंगे कि जिस टाइम पे आपका एक्टिव एक्सपोजर टू द लाइट या सन है, ठीक है। तो इट्स नॉट अ मॉर्निंग रिजीम का, तो वो बिल्कुल भी नहीं है। उसके अंदर दूसरा ये कि जब हमारी स्किन ऑब्वियसली डैमेज स्किन के ऊपर, तो हम उसको कभी भी नहीं लगाएंगे कि अगर ऑलरेडी पिगमेंटेड है तो वो और ज़्यादा पिगमेंटेशन कॉज करे। हाइलुरोनिक एसिड कैन बी यूज्ड, वो एज अ क्योंकि मॉइस्चराइजर भी जो है वो उसका पार्ट प्ले करता है, एंड वो स्किन को थोड़ा सा सिरम होता है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा आपको ब्लरिंग इफेक्ट भी देता है, माइल्डली आपके पोर्स को क्लोज करता है, और ये कि आपको थोड़ा सा इस तरह का इफेक्ट देता है कि जिस तरह प्राइम कर देता है स्किन को। तो वो इट्स अ बेटर ऑप्शन कि अगर आप वो लगा
लगाते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। लेकिन विटामिन सी या कोई एक्टिव एसिड आपको नहीं लगाना चाहिए मॉर्निंग के अंदर। ठीक है। और नाइट रूटीन क्या होनी चाहिए? नाइट केयर के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है जो कि सब कोई कर सकते हैं? ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी, और ये पता होना चाहिए आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, ड्राई है या ऑयली है। नाइट रूटीन में सबसे पहले आपको फेस क्लेंस करना है, मॉइस्चराइज करना है। देन आप उसके ऊपर, अगर आपको जिस तरह आपकी स्किन के मुताबिक, अगर आपके पोर्स हैं तो आप नायासिनामाइड का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं सैलिसिलिक एसिड के साथ, ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस रिगार्डिंग योर स्किन। ठीक है। और अगर आप ये देखें कि वैसे रेटिनॉल्स आजकल जिस तरह बहुत ज़्यादा फेमस हुए हुए हैं तो वो हर स्किन टाइप पे इतना ज़्यादा सूट नहीं करते। उनमें भी बेसिकली रेटिनल के जो कंपाउंड्स होते हैं वो थोड़े से माइल्डर होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये कि इसके अलावा अगर हम देखें तो डिफरेंट जो है वो स्किन ब्राइटनिंग मेडिकेटेड क्रीम्स होती हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं इवन टोन के लिए, जिसमें कोजिक एसिड, अल्फा आर्ब्यूटिन या क्या कहते हैं ग्लूटाथियोन के कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कि माइल्ड भी होते हैं, आपकी स्किन को रिएक्ट नहीं करते और आपकी स्किन को ब्राइट भी करते हैं। ऑल्सो जो भी मेडिकेटेड क्रीम होगी वो आपको ओवर द नाइट बिल्कुल ब्राइटनेस नहीं देगी। आप ये कहें कि जी मैंने 2-3 दिन से लगानी शुरू किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, इट वुड टेक टाइम एंड ऑब्वियसली क्योंकि वो आपकी स्किन को डैमेज नहीं कर रही, हील कर रही है, एंड हीलिंग ऑलवेज टेक्स टाइम। अच्छा डॉक्टर मानूर, ये भी बताइएगा कि अब 2 दिन ईद में रह गए हैं, कौन सा प्रोसीजर सबसे ज़्यादा बेसिक है और नुकसानदेह नहीं है और हर कोई करवा सकता है? हाइड्रोफेशियल्स करवा सकते हैं, स्कल्प्ट्रा लिफ्ट्स करवा सकते हैं लोग। उसमें ये होता है कि वो स्किन को इतना ज़्यादा डैमेज नहीं करते। जब हमारा नियर द इवेंट होता है तो उसमें आप डर्मा प्लेनिंग्स या फेस वैक्सिंग या इस तरह की कोई चीज़ नहीं करवाइएगा क्योंकि ऑब्वियसली वो स्किन को इरिटेट और बम्प कॉज करते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आपका सारा आगे भी इवेंट खराब हो जाता है। कि अच्छा, हमने पिछले दिनों देखा सोशल मीडिया पे 2-3 क्लिप्स बहुत वायरल हुए हैं, केमिकल पील कराया, पूरा मुंह जल गया। वो खातून ने जी पूरे वीडियोस दे दी जी, मैं इधर गई थी एस्थेटिक्स के पास गई थी, उन्होंने ये किया। तो केमिकल पील डेंजरस है या करने का तरीका नहीं आता, या आपको ये देखना चाहिए आप किस स्किन पे कर रहे हो, जरूरत है कि नहीं? बिल्कुल, मैंने अभी वही बताया कि अगर डैमेज स्किन है तो उसमें हम बहुत ज़्यादा एक्टिव एसिड्स नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी वियर एंड टियर उसकी हुई हुई है। केमिकल पील्स का ये है कि वो बहुत ज़्यादा उसके जो हैं वो बेनिफिट्स भी हैं बट साइड इफेक्ट्स भी हैं, क्योंकि रीज़न ये है कि हम लोग करवा तो लेते हैं प्रोसीजर बट हम उसकी आफ्टर केयर फॉलो नहीं करते। हम डॉक्टर से पूछ तो लेते हैं कि हम, अक्सर ऐसा होता है कि इवेंट से 1 दिन पहले आप कोई प्रोसीजर करवा के फिर उसके बाद मेकअप भी कर लिया, आपने सन एक्सपोजर भी हो गया एंड देन आपसे डॉक्टर को ब्लेम भी कर रहे होते हैं कि नहीं हमें तो इसका रिजल्ट नहीं आया या हमारी स्किन खराब हो गई। एवरीथिंग टेक्स टाइम। और इवन इन बिटवीन अगर आप कोई इस तरह आपका फेस जिस तरह माइल्डली जो पील से पील ऑफ हो भी रहा होता है, डार्क हो जाता है समटाइम्स आपकी, क्योंकि वो अपर लेयर ऑफ द स्किन को जो है वो बेसिकली पील ऑफ कर रहा होता है। तो ऑब्वियसली उसमें आपका स्किन की डिफरेंट कंडीशंस होती हैं एंड इट टेक्स टाइम। अगर आपने कोई भी इस तरह की पील कराई है जिसमें आपका फेस पूरा बर्न्ड लग रहा है तो वो अराउंड 15 to 20 days लेगा टू हील, and in that healing it needs nurturing, moisturization, topical steroids भी वो उस पर आपको लगाने पड़ते हैं so that आपकी वो स्किन हील करे। तो इसमें ये है कि everything is a process, और अगर आप उसको प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो उसके अंदर आपका कभी भी आउटकम नहीं आएगा। TCA पील्स बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा फेमस हैं जो कि पूरी स्किन की लेयर ऐसे उतारती हैं जिस तरह आप समझें कि टॉर्टोइस शेल है ना, उस तरह उतरती है स्किन। आई थिंक उनकी स्किन के ऊपर थोड़ा सा फ्रैकल्स का भी बहुत बड़ा एक मसला है कि स्किन बहुत फ्रैकल्ड होती है। इतनी ज्यादा पिगमेंटेड स्किन तो मैंने नहीं देखी जिस तरह एशियंस की होती है। नहीं होती, लेकिन उसमें वो नॉर्मली वो तो टाइटनिंग के लिए प्रोसीजर जो बेसिकली TCA पील वो टाइटनिंग के लिए यूज की जाती है। लेकिन ये कि एशियन स्किन क्योंकि डार्कर होती है तो इट इज मोर प्रोन टू स्किन डैमेज, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें ऑलरेडी जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ द यूवी रेज ज्यादा वो करती है। अच्छा डॉक्टर मानूर, एक्सप्लॉयटेशन जो होती है, स्क्रब्स जो जिनको हम कहते हैं, नॉर्मली हर कोई चाहता है कि स्क्रब्स के साथ मुंह अपना वॉश कर लें, या उसके बाद आपने देखा कि अक्सर लोगों की स्किन में रैशेस पड़ जाते हैं, पोर्स खुल जाते हैं। स्क्रब्स कितने सही हैं, इस्तेमाल करने चाहिए नहीं करने चाहिए? इसमें एक तो ये प्रॉब्लम है, लोग स्टीम्स भी बहुत ज्यादा लेते हैं, उससे भी पोर्स आपके इनलार्ज हो जाते हैं। फिर स्क्रब्स करते हैं, स्क्रब्स के अंदर ये होता है कि जो पोर्स आपके लार्ज हुए हुए होते हैं उसके अंदर वो आपके ज़ाहिर पार्टिकल्स इंट्रैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो प्रेजेंट करते हैं विद कोमेडोजेनिक एक्नी या कोमेडोन्स, क्लोज्ड कोमेडोन्स।
वो आपको ऐसा लग रहा होता है जैसे स्किन Bump के बन बम गए बने हैं, में और बिल्कुल। अंदर वो उसके वो छोटे छोटे बीड्स की तरह जो है White heads होते हैं। वाइट हेड्स होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि ये बेसन से भी इवन हो जाते हैं, बेसन से हो जाते हैं, राइस फ्लावर से हो जाते हैं, क्योंकि इट्स नॉट रिफाइंड नहीं है। और जो भी चीज़ इस तरह की है जो पार्टिकल बेस्ड है वो आपके स्किन के अंदर अगर पोर्स हैं तो इंट्रैप होगी। तो पोरस स्किन के लिए तो ये वाले प्रोसीजर्स बिल्कुल भी ये वाले सूटेबल नहीं है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर मानू, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। और हमने आज स्किन के ऊपर बात की है, ईद से पहले कौन से प्रोसीजर्स लेने चाहिए, स्किन रूटीन क्या होनी चाहिए, नाइट रूटीन क्या होनी चाहिए। मौसम गर्मा है और गर्म मौसम के साथ साथ बहुत सी ऐसे मसाइल का शिकार होती हैं ख़वातीन जिनको आज हमने डिस्कस किया है। तो अगला सेगमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, क्योंकि हम ईद शॉपिंग के हवाले से बात करेंगे, ट्रेंड्स कट्स के हवाले से बात करेंगे। तो यू हैव टू स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। आपका फेवरेट सेगमेंट आ गया है ईद की शॉपिंग। ईद की शॉपिंग हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए, क्योंकि ईद की सेल्फीज, ईद की पिक्चर्स, लोडिंग और फिर छोटे छोटे अपने क्लिप्स बनाना, टिकटॉक पे लोड करना, स्नैपचैट पे लोड करना, ये सब जो है एक रूटीन का हिस्सा होते हैं। हम इससे कहते हैं ना कि बिल्कुल कतरा नहीं सकते। और सुबह सुबह उठ के लड़कियाँ तैयार होती हैं, चूड़ियाँ शूड़ियाँ पहनती हैं, सेल्फीज लेती हैं और फिर बाद में अपने मर्दों को कह रही होती हैं कसाई का जब काम ख़त्म हो जाए तो प्लीज़ अंदर आके तस्वीर ले लें। उस तस्वीर की खातिर हम इतनी मेहनत करते हैं, हमें लगता है कि जो जोड़ा हम पहनेंगे वो बहुत डिफरेंट हो और वो ऐसा हो कि कोई उसको उस तरफ भी ना जा सके, क्योंकि कट ऐसा हो, काम ऐसा हो, उसकी लुक ऐसी हो, कलर हम ऐसा अपने लिए इंतखाब करें। और साथ साथ ट्विनिंग जो आजकल चल रही है वो तो खैर काफ़ी सालों से चल रही है, मगर माँ बेटी की ट्विनिंग जो है हमेशा से ही कहते ना कि वो नज़रों को अच्छी लगती है। ऐसा लगता है कि ये फैमिली जो है एक तरह का फैमिली, और लड़के जो हैं वो उन्हीं का कलर देख के फिर शलवार कमीज अपनी डिसाइड करते हैं। आज हम बात करेंगे ट्रेंड्स के ऊपर, कट्स के ऊपर, कलर पैलेट के ऊपर, डिजाइन्स के ऊपर और कौन से कपड़े जो हैं आजकल ट्रेंड में है। तो हमें ज्वाइन किया है वन ऑफ द फेमस फैशन डिजाइनर, और आपको पता है कि उनके कट्स, उनके कलर्स अमेजिंग है और सबसे अच्छी बजट प्राइस, उनकी बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली बजट के अंदर जो है उनका जोड़ा आप खरीद सकते हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ सायरा रिजवान को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हिना कैसी हो? बिल्कुल ठीक। सायरा आप सुनाएं। आपको तो मैं मिलती रहती हूँ लेकिन कहीं ना कहीं वी बम्प इनटू ईच अदर, लेकिन अच्छा लगता है जब आप शो में आती हैं। सायरा, क्या इस वक्त लेटेस्ट ट्रेंड जो है वो इस वक्त आपने समझ में जो है इन कराया है? लेटेस्ट ट्रेंड तो आपको पता है, लॉन्गर शर्ट्स, काफ्तान्स एक्सट्रीम चल रही हैं। शॉर्ट शर्ट एंड फर्शी शलवार, लॉन्गर शर्ट्स, अच्छा, एक्सट्रीम शॉर्ट एंड एक्सट्रीम लॉन्ग और एक्सट्रीम घेरे वाले अनारकली फ्रॉक्स, वो भी। हाँ, वो आपने देखा वो पिशवास दोबारा से कितनी इन हुई है, और अभी छोटी ईद पे भी लोगों ने लॉन में बहुत बनाया था, और इस दफा भी तो मैंने भी जो है ना ये ट्रेंड फॉलो करते हुए हम इंट्रोड्यूस भी कराते हैं, लेकिन फॉलो भी करना पड़ता है, वट एवर आर क्लाइंट्स डिमांड, उनको देख के। तो ये तीनों वैरायटी, साथ बैलून पैंट्स की भी वैरायटी मैंने अभी जो प्रिंट्स उनको आपको दिखाऊंगी, समरी से प्रिंट्स हैं और उनमें बैलून पैंट्स भी हमने रखी हैं, फर्शी शलवार भी रखी है, सो दैट जो भी आए वो कोई डिसअपॉइंट हो गया ना जाए, उसे आउटलेट पे हर तरह की वैरायटी मिले, फ्रॉम प्रिंट्स टू एम्ब्रॉयडरी टू फ्लेयर टू स्ट्रेट कट। अच्छा, एक वक्त आता है कि हम लोग बिल्कुल लॉन्ग पे चले जाते हैं, शॉर्ट आउट हो जाती है, कफ्तान्स आ गए थे, लॉन्ग शर्ट्स आ गई थी, स्ट्रेट लॉन्ग आ गई थी, और अब बिल्कुल ट्रेंड जो है एकदम से बदला है, बिल्कुल छोटी कमीज है। हाँ जी, छोटी कमीज, बिल्कुल इट्स लुक लाइक टी शर्ट, और उसके साथ आपकी शलवारें हैं, हाँ, फ्लेयर शर्ट्स हैं या अच्छा, सबसे जरूरी होता है कि आपका फिगर कैसा है, क्योंकि हर फिगर पे हर चीज सूट नहीं करती। एग्जैक्टली। समटाइम्स शॉर्ट शर्ट आप पहनते हो तो आपको लगता है कि भाई हाँ, यू आर कंफर्टेबल, अगर थाइज वगैरह ऑन द हेवियर साइड है तो फिर कंफर्टेबल नहीं होते। इसीलिए देखो वैरायटी भी इसीलिए होती है कि यू कम एंड चूज अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप, अकॉर्डिंग टू योर लाइफस्टाइल, और मौसम के लिहाज से भी। तो जो कफ्तान का स्टाइल है वो बहुत अच्छा है कि इट कवर्स ऑल योर लव हैंडल्स, इट कवर्स एवरी आपका अगर कोई भी मैल फंक्शन टाइप है ये सब बहुत मॉडेस्ट भी है कि पूरी लॉन्गर लेंथ होती है, यू डू नॉट हैव to worry about anything, और सिंगल पीस you don't have to carry it, मतलब 3-4 पीसेस, अगर एक सिंगल पीस आप बाय कर लें, you are good to go everywhere। अच्छा सायरा, प्राइसेस का हमने देखा है कि बकरों की, बैलों की प्राइसेस कहाँ से कहाँ चली गई, कपड़ों का भी ये हाल हुआ है?
कपड़ों का भी ऑब्वियसली हुआ है, क्योंकि जितना इन्फ्लेशन है हर चीज में, देखो ना, फ्रॉम रॉ मटेरियल हम बाय करने जाते हैं, पेट्रोल पे जाना है, गाड़ी पे जाना है, तो वहां से लेकर अगर आप जो हमारी इंपोर्ट्स वगैरह बंद हो गई उसकी वजह से एक बटन भी है ना तो उसकी प्राइस भी डबल हो गई है। ठीक है, लोग तो कारीगर जो स्टिच कर रहा है, टेलर, वो कहता है मैडम जो है ना एक नलकी जो है वो भी बढ़ गई है। तो हर चीज हाथ का काम, फिर अगर एम्बेलिशमेंट्स लगानी होती है, थोड़ा सा काम करना होता है, तो आप कहेंगे सुई की तक की भी प्राइस बढ़ गई है, डबल हो गई है। सो यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, लेकिन मेरे आउटलेट पे फिर भी रीजनेबल प्राइस। हाँ सायरा, यही मैं कहना चाह रही हूँ, पूछना भी चाह रही हूँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आप कैसे प्राइस मेंटेन कर रही हैं। आपकी प्राइसेस विद इन 10,000 के अंदर अफोर्डेबल भी होती हैं, बहुत हैवी हो जाए तो 30 तक चली जाती हैं, 35 तक चली जाती हैं। कैसे प्राइस कंट्रोल कर रही हो? देखो, प्राइस कंट्रोल करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए खुद भी। वाइल डिजाइनिंग तो हम कुछ इस तरह डिजाइन करते हैं कि एक ऐसा डिजाइन हो जो स्टैंड आउट भी करे, लेकिन उसमें थोड़ा मिनिमल हम चीज देते हैं, लेकिन ऐसा हो जैसे मतलब वन स्टेटमेंट पीस हो जाए। अगर हैंडवर्क का है तो मैं ज्यादातर मोटिव्स वगैरह पे काम करती हूँ, आई डोंट मेक इट ऑल ओवर के बहुत ज्यादा। तो एम्ब्रॉयडरी भी इसी तरह है, यू नो वी चूज स्टाइल्स। आप तो खुद भी डिजाइनर हैं, तो आप देखते होंगे जब हम डिजाइन करते हैं, देयर इज वन थिंग, मल्टी हेड पे अगर जाना है तो 2 हेड की एम्ब्रॉयडरी करानी है तो वो एक्सपेंसिव है, सिंगल हेड की करवानी है तो वो थोड़ी रीजनेबल है। सो वाइल डिजाइनिंग हमारा बिगेस्ट चैलेंज ये होता है कि हम उसको एक ऐसा पीस बनाएं जो यू नो बहुत ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली भी हो और डिजाइन में भी जो है ना इट वुड स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट। तो फैब्रिक के साथ लगाना, क्योंकि देखो क्वालिटी पे तो और फैब्रिक पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर कपड़े सकते। पहनती हूँ, मैं शौक से आपके कपड़े पहनती हूँ, क्योंकि नॉर्मली मुझे लगता है कि जो कपड़े आप बनाती हैं वो सिंपल, स्ट्रेट, अच्छे कट्स में लेस एम्बेलिशमेंट और लेकिन स्टाइलिश होने चाहिए। तो ये जो आपने अभी कलेक्शन दिखाई है, बिल्कुल मैं व्यूअर्स को भी दिखाऊंगी, व्यूअर्स वेट कर रहे होंगे। कलर पैलेट जो इस सीजन की है, समर कलर पैलेट, वो क्या है? समर कलर पैलेट इज ऑब्वियसली द पेस्टल कलर्स, आइसक्रीम कलर्स। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, आप फ्रंट में देख रहे होंगे। हाँ जी, नियॉन्स हैं, और उसमें ये जो आइसक्रीम कलर कह रही हूँ ना, इट्स लाइक ऑल्सो द क्लाउडी पेस्टल कलर्स, और नियॉन उसके साथ है, पीच, पिंक, ये सब तो व्हाइट के साथ मैंने कॉम्बिनेशन किया है, और मैंने ग्रेडियंट कलर्स दिए ताकि व्हाइट भी और साथ में दूसरा कलर भी। तो 3-4 डिजाइन आप वो ग्रेडियंट में देखेंगे। फिर उसके बाद ब्लॉक प्रिंटिंग है, स्क्रीन प्रिंटिंग है, एंड देन द सिल्क काफ्तान्स, जिसमें लेस इज मोर, लाइक हमने हल्की सी एम्बेलिशमेंट्स दी है, लेकिन क्योंकि प्रिंट इटसेल्फ इज स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ, तो वो बहुत ज्यादा जो है ना डिजाइन भी लग रहा है, लेकिन एम्बेलिशमेंट उसके ऊपर कम लगानी पड़ी बिकॉज इट वाज प्रिंटी। अच्छा, ईद उल अज़हा पे हम उस तरीके से तैयारी नहीं करते जिस तरह ईद उल फितर पे करते हैं, क्योंकि ईद उल फितर ईद ही होती है, फेस्टिविटी। ईद उल अज़हा में हमारे जो मोटिव्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। कुर्बानी इज इंपॉर्टेंट फॉर अस और हम उसी के ऊपर फोकस करते हैं। किचन में काम भी करना है, स्टाइलिश भी लगना है। लेडीज का तो मोटिव ही यही है कि भाई हमने यू नो ईद भी बनानी है, तो लेकिन किचन में काम भी जरूरी है, इसमें भी कॉम्प्रोमाइज। तो वो फैब्रिक हम उसी तरह से जनरेट करते हैं। सिल्क्स पहनी जाएंगी? सिल्क इज यू नो फॉर डिनर्स। देखो, मैंने आपको जैसा भी बताया, वी हैव टू गिव देम वैरायटी। अगर आप दिन में लॉन का आपने जोड़ा पहना है, लॉन का फ्रॉक पहन लिया, या लॉन के आपने कम फ्लेयर वाले कपड़े पहन लिए, तो रात को तो आपने डिनर पे जाना है, हक भी बनता है जाने का। लॉन तो नहीं पहन के जा सकते। एग्जैक्टली, या सेकंड डे है, लॉन भी है, लॉन में भी आप फेस्टिविटी है उसमें, लेकिन हमने वैरायटी देने के लिए रिंकल्स आ जाते हैं। हाँ, रिंकल्स आ जाते हैं। और अगर आपने डे टू नाइट कोई कैरी करना है, देखो फर्स्ट डे आपने किचन में गुजार लिया, सेकंड डे तो आप कहीं बाहर जाओगे, थर्ड डे बाहर जाओगे बच्चों को लेके, तो फिर एक ऐसा आउटफिट, और जो सिल्क है, दिस इज नॉट बॉडी हगिंग, दिस इज वेरी एयरी, ब्रीदेबल। हाँ, ब्रीदेबल जो कफ्तान का सिलवेट है, नॉट एट ऑल फिटिंग, बहुत लूज और अच्छा सा वो फैब्रिक है, तो इसमें आपको गर्मी कहीं भी लगनी। और एसी हर जगह है, ठीक है, एसी में आपने ट्रैवल करना है, गाड़ी भी एसी है, बाहर भी जाना है, और अगर नहीं भी है तो आप लॉन कैरी करें। देयर आर डिफरेंट वैरायटीज, स्टाइल्स जो हमने व्यूअर्स को हमने स्टाइल्स भी दिखाने हैं। स्टाइल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम देखिए कौन-कौन से स्टाइल्स, कौन-कौन से कट्स, कौन-कौन सी एम्बेलिशमेंट, कौन-कौन सा काम जो है इस वक्त फैशन में है। तो हमने छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आना है, और वापस आके हम आपको पूरी वार्डरोब दिखाते हैं, तो आपने हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमने आपको कहा था कि हम आपको सारी जो है वार्डरोब दिखाएंगे और आपको बताएंगे कौन सा कट, कौन सा काम, कौन सा कलर जो इस वक्त ट्रेंड में है। ओवर टू यू सायरा।
हाँ जी, मैं आई स्टार्ट विद फर्शी शलवार ऑल्सो। ठीक है, ये हमारे प्रिंट्स हैं। अच्छा, सिल्क पे करवाए हुए हैं। हाँ, दिस इज सिल्क लॉन। सिल्की लॉन के ऊपर। हाँ जी, सिल्की लॉन है क्योंकि एक्चुअली सब्लिमेशन होती ही सिल्की लॉन। वेरी नाइस। ठीक है, और इसके साथ फर्शी शलवार था और ये बहुत ही ट्रेंडी सा इसका ये दुपट्टा है। इसके साथ अगर आपने लेना है आप ले, नहीं लेना राउंड हेमलाइन है, ये भी बहुत ट्रेंडिंग आजकल चल रही है। हाँ जी, स्कैलप्स हो गया, राउंड हेमलाइन और ये सारा, तो ये एक बहुत अच्छा सा प्रिंट था। आई लव दिस प्रिंट, दिस इज ब्यूटीफुल व्हाइट। जो मैं आपको बता रही थी कि ग्रेडियंट के साथ मैंने एक जो कलेक्शन बनाई है तो उसमें हमारे व्हाइट से साथ प्राइसेस भी बताते जाओ। सो दिस इज 7500 रुपीज का 3 पीस है। ये भी इसके साथ बैलून पैंट्स हैं, इफ आई शो यू। तो क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा ट्रेंडी आजकल चल रहे हैं, सो छोटे छोटे मोटिव्स के साथ इसकी बैलून पैंट्स हैं एंड देयर फ्लोरल, बहुत अच्छा सा प्यारा सा दुपट्टा जी। ठीक है, ये तो बच्चियां भी पहन सकती हैं। बच्चियों के लिहाज से मैंने बताया, टीनेज के लिहाज से, बिकॉज गर्मी में बहुत ज्यादा हैवी वो नहीं पहन सकते। ये कलर आजकल बहुत इन हुआ है, ब्लू एंड व्हाइट, अगेन ग्रेडियंट, उसमें हमने स्टोन्स लगाए और बटरफ्लाई मोटिव्स एवरीवेयर, क्योंकि मैंने प्रिंटिंग में भी इस दफा बटरफ्लाई, समर में बटरफ्लाई फ्लोरल्स। हाँ जी, तो इसके भी शिफॉन के दुपट्टे के साथ ये है और फर्शी शलवार। तो बटरफ्लाई मोटिव्स, ऑल द पेस्टल कलर्स। अगर मैं एक और भी दिखाऊंगी, ये एक ही कलेक्शन का हमने जो बनाया था, तो दिस इज अगेन जो कॉफी माचा है और माचा कॉफी का ये कलर है। कलर ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में था आजकल। तो ये भी हमने इनकॉर्पोरेट किया अलोंग विद दिस। आप ये भी सेल्फी लगा सकते हैं, वेयरिंग माचा। या और इसके साथ भी ये शिफॉन का दुपट्टा है विद बिग फ्लोरल्स एंड ट्राउजर, और शर्ट पे हमने इसका स्मॉलर वंस दिए एंड दिस इज अगेन विद द बैलून पैंट्स के साथ। अच्छा, वेरी गुड फॉर गर्ल्स, वेरी ब्यूटीफुल कलेक्शन। ये वाला बहुत खूबसूरत लगा है। अच्छा, इसके साथ साथ हम तो ये वाला कलर भी मुझे बहुत प्यारा लगा है, व्हाइट एंड। जब मैं ये डिजाइन करती थी तो कलर पैलेट हमने ज़हन में रखा था कि पीच, मोका एंड यू नो लाइटर येलो, बटर येलो सा। हाँ जी, बटर येलो एंड व्हाइट। और इसके साथ आपको पता है ये जो हमारे मोटिव्स में टसल्स हैं, शेल्स हैं, इनको मैंने साथ इंक्लूड करके, और हमेशा दुपट्टे के लिए मैंने कहा कि ये मुझे जोड़ा बहुत ही अच्छा लग रहा है, पीच कलर। शायद ये मेरा फेवरेट कलर है। आई वेयर दिस कलर अ लॉट बट आई रियली लाइक इट। इसके साथ क्या है? इसके साथ भी फर्शी शलवार है। अच्छा, वो हमने प्रिंटेड कलेक्शन रखी थी एंड दिस इज स्क्रीन प्रिंट आल्सो। तो ये हमारे हमने ये यहाँ पे साइड्स पे भी इसका स्क्रीन प्रिंट करा के और इसके साथ और प्रिंटेड खूबसूरत शलवार। प्रिंटेड शलवार भी आजकल बहुत ट्रेंड में आपको खूबसूरत लग रही है। साथ। अच्छा, और एक और मैं येलो सा, अगर पिंक सा दिखाऊं, ये दिस वन आल्सो, ये वाले टैसल्स और शीशे वाले गले और ये सब बहुत आजकल चल रहा है। दिस इज अगेन विद फर्शी शलवार एंड माय डॉटर्स पर्सनल फेवरेट आल्सो। अगर मैं आपको बता रही हूँ ना कि हम लोग जब लेडीज कुछ थोड़ा सा हैवी पहन सकते हैं, पर आजकल के बच्चे दे प्रेफर कंफर्ट एंड दे प्रेफर कि अगर इतनी गर्मी में हमने तो ईद के लिए परफेक्ट फॉर टीनेज। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा साइरस, की लेंथ क्या होगी शर्ट की? इसकी लेंथ 35 मैंने रखवाई है। हाँ जी, ओके। अच्छा, और मेरे आउटफिट पे यही कपड़े अनस्टिच भी मैंने इस दफा रखे हैं। हमने वो इनको स्टिच भी करवा के रखा है और अनस्टिच भी दिए हैं। तो ये भी इसका एक फॉन में कलर है और अगेन बटरफ्लाई मोटिव्स एंड फ्लोरल्स, ये सारे और इसके दुपट्टे के साथ वेरी नाइस, हमने पेयर के। इसके साथ भी बहुत अच्छी से फर्शी शलवार है स्मॉलर प्रिंट्स के साथ। सो वी ट्राई टू प्ले विद प्रिंट्स आल्सो एंड कलर्स, और हमने एक वैरायटी देने की कोशिश की थी। अच्छा, जो ब्लॉक प्रिंटिंग वाला था वो अगर मैं दोबारा आपको एक और बताऊं, पीच आपने देखा, उसके साथ ये सी ग्रीन एंड मेजेंडा, तो वो शिफॉन के दुपट्टा टुवर्ड्स द हेवियर साइड। हाँ, जैसे ब्राइड्स होती हैं या उनको नई दुल्हन की शादी होती है, ईद पर आप जो है ना ये पहन सकते हैं। थोड़ा सा हैवी है। इसके प्राइस 15,000 है। इस पे सारा स्क्रीन प्रिंटिंग है और इसकी ये भी फर्शी शलवार देखें सर, बहुत नाइस है, इसके साथ कॉम्बिनेशन है। वेरी नाइस, दिस वन वेरी ब्यूटीफुल एंड दिस इज एन ऑन कॉटन। वो अगेन यू नो फ्रेंडली वेदर के लिए है, या कॉटन बहुत गर्मी नहीं लगेगी। हाँ, कॉटन पे है, कॉटन पे और सुच्चा गोटा की एम्बेलिशमेंट्स हैं ताकि जो है ना आपको थोड़ा सा फेस्टिविटी भी लगे इसमें। सो दिस वन इज आल्सो नाइस। अनदर वन पर्पल में हम आ गए, पर्पल एंड ये भी स्क्रीन प्रिंटिंग कराया था। वेरी नाइस। शिफॉन के दुपट्टों के बॉर्डर्स वगैरह के साथ लग रहे हैं। पीच के साथ हमने जो है प्लम का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और साथ प्लम के साथ सी ग्रीन। हाँ जी, वेरी नाइस। और ये सब फ्लोरल हमने जो बनाया इसके साथ दुपट्टों के स्क्रीन प्रिंटिंग इसके ऊपर। वेरी नाइस।
अच्छा, तो ये मेरा आ गया स्क्रीन प्रिंट वाली कलेक्शन। उसके बाद अगेन हम सिल्क काफ्तान आ जाएं, जैसे आप आपने देख रहे हैं पहना कि हुआ भी मैंने है। भी पहना हुआ है, मैंने ब्लैक में पहना हुआ है, लेकिन हमने इसमें भी वैरायटी समर कलर भी रखे हैं और थोड़े से स्टैंड आउट डिजाइन भी वेरी रखे हैं। नाइस, ब्यूटीफुल। तो ये जो बता रहे थे हम, और इसके साथ मैंने सिल्क में ही दुपट्टा रखा हुआ है, नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, नो डाउट। कि ये डिनर के लिए लाइट, अगर आप आउटिंग पे जा रहे हैं, किसी से ईद मिलने किसी के घर जा रहे हैं, तो आप ये पहन सकते हैं। यू कैन ऑल्सो वेयर इट विदाउट दुपट्टा, इट्स जस्ट वन पीस एंड वेरी पॉकेट फ्रेंडली। 3 पीस इसका 10,000 का है एंड सिंगल दिस इज फॉर 7,500। ओह नाइस। Yes. अच्छा, 3 पीसेस का 10,000 का हाँ है। जी। ये भी बहुत इकोनॉमिकल है, वेरी इकोनॉमिकल। स्ट्रेट पैंट्स होंगी इसके साथ Very और economical, ठीक है। इसमें दूसरा कलर और भी बहुत इसमें अच्छा लग दूसरा रहा है। कलर एक ये है और एक मेरा भी आउट गया हुआ है। ये मैंने थोड़ा सा लाइटर टोन में गर्मी को मद्देनजर रखते हुए लाइक एक्वाज एंड very जिंक के nice, साथ इसको मिक्स किया एंड ये इसका दुपट्टा है बहुत प्यारा सा, खूबसूरत, जस्ट बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ जी, बहुत तो खूबसूरत लग रहा है। ये है। और अगेन अगर मेरे पास 3-4 डिजाइन इस रेंज में भी हैं जो हमने यही सिल्क लॉन में अगेन बनाए, ठीक है। इसके साथ भी पैंट्स हैं और दिस इज फॉर 8,500 3 पीस। ये हमने इसके डिजाइन, अच्छा, पिंक एंड व्हाइट्स को आपने बहुत इंकॉर्पोरेट करा है। और बटरफ्लाई मोटिव्स है बहुत मैंने इस दफा, तो आई वेंट क्रेजी ऑन बटरफ्लाइज आई थिंक एंड फ्लोरल्स एंड प्रिंट्स, बिकॉज ऐसा मतलब जब स्प्रिंग आती है ना तो आपका दिल भी बाहर हो जाता है। और फिर इस दफा काइट्स का भी था वो, तो व्हेन आई वाज डिजाइनिंग फॉर दिस कलेक्शन आई वाज ऑल, मेरा मूड बड़ा अच्छा था, तो वेरी समरी अनारकलीज दिखाए। अच्छा, और फिर एक और कलेक्शन में आ गए हम लोग फ्रॉक्स की तरफ। ये तो ईद पे मैं हाँ जी, तो ये हमने लॉन में हर डिफरेंट पैनल्स के साथ, बहुत ज्यादा फ्लेयर के साथ और अगेन गोटा एम्बेलिशमेंट से किया, बट वेदर फ्रेंडली लॉन और बहुत प्यारा सा शिफॉन का दुपट्टा, क्योंकि ऑर्गेन्जा दुपट्टा भी एक्चुअली ये 12,500 का है 2 पीस। और इसके दुपट्टे में भी हमने देखें बॉर्डर्स और ये सब इसके लगा के थोड़ा सा, सो ऑर्गेन्जा दुपट्टा एक्चुअली सर पे टिकते नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द लेडीज दे आल्सो प्रेफर, और वो गर्मी भी लगती है, चुभता भी है, तो शिफॉन दुपट्टास आर द मस्ट। बहुत प्यारे कपड़े हैं और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है। सबकी जो रेंज है वो 10,000 से 15,000 के बीच में। आपको पता है आजकल एक सादा लॉन का जोड़ा जो है हमें जो है 20-20 हज़ार से कम नहीं मिलता, उसकी सिलाई अलग होती है, एम्बेलिशमेंट अलग होती है, वही जोड़ा आपका 30,000 में बन जाता है। तो ये सारे ऐसे जोड़े हैं जो कि वाकई बहुत फ्रेंडली हैं और इजी हैं। इसके अलावा मैं ये भी दिखाना चाहूंगी सॉलिड्स में, वो तो प्रिंटिंग में थी, तो ये वाले सॉलिड्स में थे। सायरा, सारी कलेक्शन जो है बिल्कुल हमने दिखा दी है, मगर मजीद आप इनके स्टोर्स को विजिट कर सकते हैं जहाँ कलेक्शन देख सकते हैं। आज का प्रोग्राम कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे सोशल पेजेस पे जाके कंटेंट देख सकते हैं। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।